हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का करंट का सीरीज चल रहा था, उसमें से हम ओम्स लॉ तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस पे बेस्ड है और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो हम लोग आज रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर स्टार्ट यहीं से हो रहा है। सबसे पहला बात आता है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है। तो कहा यह जाता मतलब होता क्या है कि अगर कोई भी वायर अगर आया, ठीक है, कोई भी वायर अगर है, कोई भी कंडक्टिंग वायर अगर हम बात करें, कोई भी वायर अगर है, तो वायर क्या करता है ना, जैसे वायर का मतलब वायर क्या करता है, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस इन द सेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये करंट को फ्लो को होने नहीं देता है। मतलब जो एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी का लॉस कराता है। जो तुम्हारा ये है, जो वायर है, वो कुछ एनर्जी खुद कंज्यूम कर लेता है। एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बस एनर्जी डिसिपेट हो जाता है किसी न फॉर्म में। तो रेजिस्टेंस एक टर्म है, बेसिकली ऐसा समझो। रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा। ये ऐसा प्रॉपर्टी है कि करंट के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये रोकेगा। तो पहले एक बात समझते हैं इसको कि ये किस में होगा, ये रेजिस्टेंस ऑफर कौन करता है। तो ठीक है, तो याद रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ वायर, द प्रॉपर्टी ऑफ वायर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब इसका ये मतलब नहीं कि करंट को फ्लो को रोकेगा। तो करंट जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अगर मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, मान लो एक कंडक्टिंग वायर ये ले लिए। अब हम मान लो यहाँ पर से बोले कि यहाँ पर करंट जा रहा है मान लो 10 एम्पियर का, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस वायर का रेजिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पर करंट हो जाएगा 8 एम्पियर और यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा 6 एम्पियर। ऐसा नहीं होता। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं होता। करंट को रोकता है, इसके फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस होगा मतलब रेजिस्ट कर रहा है ना, करंट के फ्लो को, हीट हो जाएगा। जैसे तार अगर पतला सा है तो तुरंत जल जाएगा। देखते हो कि कुछ बड़ा एप्लीकेंस रहता है, जैसे मान लो अगर हम बोले कि कोई बड़ा सा हीटर है और हीटर को तुम पतला तार से चला दोगे तो उससे क्या होगा, हीटर का जो वायर है वो जल जाएगा। तो बेसिकली वो एनर्जी जो है ना, करंट को रोक रहा है, और करंट रोकने के कारण एक एनर्जी डेवलप हो रहा है, उसमें एनर्जी मतलब ट्रांसफर हो रहा है जो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का रोकना, और करंट के रोकने के कारण क्या होता है उस बॉडी में, उसमें हीट ट्रांसफर होगा, मतलब हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा। उसके कारण वो वायर कभी जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो बेसिकली ऐसा समझो कि अगर हम किसी वायर का अगर बात करें, कोई वायर है अगर, तो यहाँ पे अगर हम 10 एम्पियर का करंट दिए हैं तो यहाँ भी 10 ही एम्पियर फ्लो करेगा, और यहाँ भी कितना एम्पियर फ्लो करेगा, 10 एम्पियर फ्लो करेगा। पर हाँ, करंट रोक रहा है, इसके कारण कुछ एनर्जी, कुछ हीट लॉस होगा। यहाँ पे हीट लॉस होगा इन द सेंस कुछ एनर्जी डिसिपेट होगा। ठीक है, हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट देखेंगे कि करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट शो किया जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या है, एक तरह से समझ लो कि प्रॉपर्टी है। किस चीज का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वायर का प्रॉपर्टी, जो रेजिस्ट करता है किसके, फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा। बात समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात समझते हैं कि आखिर कोई रेजिस्टेंस कितना कर सकता है, कितना प्रोड्यूस कर सकता है। रेजिस्टेंस मतलब करंट का रोकना। करंट रोकेगा तो हम लोग ऐसा चाहेंगे क्या कि रेजिस्टेंस बहुत हो, नहीं चाहेंगे ऐसा। हम लोग तो ये चाहेंगे ना कि ऐसा वायर उठाए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम से कम हो। हम लोग को यही चाहिए होगा कि ऐसा वायर उठाए जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस कम होता है, वो जरा मटेरियल पर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस चीज को जरा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया ना कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब एक बात समझना इधर देखो, अब क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि हम बोले क्या, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उस फैक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब कहता क्या है, एक एक करके पहला फैक्टर जो है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर हम तुमको सीधा सीधा समझाएं कि जितना लंबा लेंथ होगा, जैसे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर कोई वायर का लेंथ है, जैसे मान लो हम ये लेंथ है, इसका लेंथ है L1, और एक वायर है जिसका लेंथ है बड़ा सा, उसका लेंथ है L2। मान लो हम L2 बोल दिए, तो दिख रहा है ना कि L1 और L2 में कौन बड़ा है, L2 बड़ा है। तो रेजिस्टेंस ये R1 है और इसका R2 है। तो हम बोले रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जेन्युइनली बात है कि रेजिस्टेंस उसी का ज्यादा होगा जिसका लेंथ क्या हो, ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक बात समझते हैं कि अगर किसी का लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस भी वायर का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गया। अब तुम एक बात समझो, ऐसे तुमको समझाते हैं कि मान लो कि अगर हम तुमको फ्लो करने के लिए बोले तो ज्यादा देर ज्यादा लंबा तुम ट्रेवल करो, मतलब ज्यादा लेंथ अगर ट्रेवल करोगे तो बेसिकली एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो ज्यादा लेंथ हमको ट्रेवल करना है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस ज्यादा अगर होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ वायर के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। दूसरा चीज होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा एरिया होता है, तो जैसे कि अगर मान लो हम बोले कि कोई ये एरिया है, मान लो ऐसे हम बोले कोई छोटा सा एरिया फिलहाल है, ये एरिया है, तो ये जो वायर का जो एरिया है ना, ये इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दो, जैसे अगर करंट फ्लो कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जैसे ज्यादा एरिया बढ़ा देंगे अगर हम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो बेसिकली क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। तो बेसिकली एरिया बढ़ाने से, जैसे एरिया बढ़ा दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर पाएगा। जैसे अगर हम इतना सा एरिया कर दें, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है यहाँ पे, पर और बड़ा एरिया बना दे हम, इस एरिया को बढ़ा दें और बोले कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करो, तो अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का स्पेस ज्यादा मिल गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी टाइम में। तो कहने का मेरा मतलब है कि एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब ज्यादा करंट फ्लो करने लगे। एरिया बढ़ा देंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो रेजिस्ट कम कर पाएगा। ठीक है, तो हम एक बात समझें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, इन्वर्सली डिपेंड करेगा। तो दो बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस लेंथ पे, डायरेक्ट लेंथ पे करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। अब कुछ बात आता है, जब हम इसको जब दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो यहाँ पर आएगा R डायरेक्टली इक्वल टू L बाई एरिया आएगा। L बाई क्या आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, जब R प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो L बाई एरिया। ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, ये रो L बाई एरिया फॉर्मूला आ गया, जिसमें से रो क्या है, कांस्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, रो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। रो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी। मतलब अगर हम बात बोले कि ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है, तो पहली बात समझना, लेंथ और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, पर यहाँ पे एक टर्म आ रहा है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मतलब ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मतलब ये कोई लेंथ, लंबाई, चौड़ाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी वायर का फिक्स होता है। जैसे मान लो हम बोले कि कोई कॉपर का वायर है तो ये इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कोई एल्युमिनियम का वायर तो इतना करेगा, कोई क्रोमियम का वायर तो कोई इतना करेगा, कोई नाइक्रोम का वायर है तो कोई रेजिस्टिविटी उसका उतना होगा। वो मटेरियल का ही फिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि चेंज नहीं होता है किसी भी फैक्टर से, बस एक फैक्टर टेम्परेचर पे चेंज होता है। तो उसको हम लोग पहले देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है। लेंथ क्या है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो L बाई एरिया। रो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जो किसी भी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब एक हम इसको समराइज करके एक बार समझा देते हैं तुमको। ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात तो अभी बता दी, किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करता है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और फॉर्मूला क्या है इसका, रो L बाई एरिया, जिसमें रो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब एक चीज देखते हैं, क्या ध्यान देना, अगर हम तुमसे बोले क्या, अब देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं। देखो जैसे एक बात बताते हैं तुमको। हम अभी पढ़े क्या, रेजिस्टेंस जो है वायर का, जैसे अगर हम बात करें किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या फॉर्मूला है इसका, रो L बाई एरिया आएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला रो L बाई एरिया होगा, जिसमें वेयर रो क्या है, रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। L क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात दिमाग में चला गया। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पे दो तीन बात और अच्छे से समझते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। रो यहाँ पे कांस्टेंट है, याद रखना, रो नोट करके पॉइंट याद रखना कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। मतलब अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, जैसे अगर वायर है, वायर का लेंथ बढ़ा दोगे, एरिया बढ़ा दोगे, तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी कभी भी
किसी भी क्रॉस सेक्शनल चीज पे लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, मतलब ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझ में आ गया ना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टिविटी जो होगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम सीधा सीधा बोले कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, ये पॉइंट बस ध्यान रखना, जितना टेम्परेचर का चेंज आएगा उतना वायर के रेजिस्टिविटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। एक बात और याद रखते हैं, तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रो पे, रेजिस्टेंस भी तो डिपेंड कर रहा है ना रो पे, तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी चेंज पे डायरेक्टली होगा, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम मान लो किसी का जैसे कोई अभी अभी फिलहाल हम नोट किए कि यहाँ पर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज दैट हम किसी कारण इसका टेम्परेचर चेंज करके इसमें 5 डिग्री का चेंज किए, तो फाइनल टेम्परेचर के कारण क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एक बात समझ गए कि हम लोग का रेजिस्टिविटी ऐसा कैसा कुछ रखता है। अब इसमें यूनिट से बहुत सवाल आता है, यूनिट्स को जरा समझते हैं। यूनिट याद रखना, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा होता है इज ओम, क्या होता है, ओम, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज होता है ओमेगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। अब एक बात इसमें पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, किसका यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। अब एक बात समझते हैं, ध्यान देना, अभी हमको पता है कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई एरिया, रो एल बाई क्या होता है, एरिया, अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ठीक है, सब कुछ एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमको रो का एरिया, रो का यूनिट चाहिए, तो रो को इधर रहने देते हैं, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई करो बटा लेंथ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट लिखो ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इक्वल्स टू रो, तो मीटर से मीटर कट गया, तो रो का यूनिट क्या है बच्चा, ओम मीटर, क्या आया, ओम मीटर। तो याद रखना रेजिस्टिविटी का, दो बात ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी का यूनिट, इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है, ओम मीटर, क्या आता है, ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी बताता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट तो पता है क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। दो बात ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहां तक बात समझ में आ गया। तो पहली बात तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या लेंथ बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। अब इस पर क्या सवाल आता है, उस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक नोट्स बना लीजिए आप लोग, जब तक हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ध्यान देना, अब एक बात आता है कि अब एक बात समझना, अगर ध्यान से देखते हैं इस बात को कि यहाँ पे वेरिएशन तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो डिपेंड कर रहा है ना, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, तो किस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। अब बात आता है क्या कि लेंथ पे अगर हम बात बोले, जैसे क्या क्वेश्चन आता है, एक बात समझते हैं, देख लो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, ठीक है, जब लेंथ ऑफ वायर को क्या कर दिया जाए, डबल हो जाए, तो ऑप्शन है कि क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस है, पहले वाले से वही रहेगा, रेजिस्टेंस आर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर, इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ऐसा है तो नहीं चेंज करेगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा, चौथा है 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं। पहले समझते हैं क्या सवाल बोला है कि अगर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कितना हो जाएगा जब डबल हो जाएगा लेंथ। जैसे अब समझना, जैसे देखते हैं, ध्यान देना, मान लो ये कोई एरिया, कोई वायर था, वायर ये था, वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है फिलहाल के लिए, आर बोले, इसका मान लेते क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, लेंथ एल है, ठीक है।
अब बोलता क्या है ना कि क्वेश्चन में बोलता है कि बाई एनी कट से हम इसका लेंथ को बढ़ा देते, तो लेंथ को जब बढ़ा देंगे तो लेंथ डबल हो गया। अब तुम एक बात बताओ, लेंथ कितना हो गया 2a, तो रेजिस्टेंस तो चेंज कर जाएगा भाई, r डैश हो जाएगा कुछ। अब बात आता है कि कितना बढ़ेगा, किस फैक्टर से बढ़ जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, क्या अभी भी एरिया ए ही रहेगा कि एरिया चेंज कर जाएगा? क्या अभी भी एरिया सेम रहेगा? जैसे अगर कोई वायर है, जैसे हम वायर को क्या किए, खींच के बड़ा कर दिए, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल है, इसको हम खींच के बड़ा कर दें, पतला वायर है, तो जेन्युइनली बात है एरिया कुछ कम हो जाएगा। अब एरिया क्या कम होगा ये हमको पता नहीं है, कितना कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया जो था वो एरिया ए नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर A1 है तो यहाँ पर A1 नहीं होकर A2 हो जाएगा, मतलब A1 चेंज करे, एरिया चेंज करे इलोंगेशन के कारण। तो हम लोग ऐसा कोई टर्म देखेंगे ना जिसमें एरिया के बारे में तो हमको नहीं डिटेल दिया कि क्या हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, लेंथ के बारे में बताया कि लेंथ L से कितना हो गया 12 हो गया, तो बताइए। तो अब एक बात हम लोग समझेंगे कि क्या चेंज नहीं हो रहा है इसका, किसी भी चीज़ को इलोंगेशन से डिफॉर्मेशन करने से क्या चेंज नहीं होता। डिफॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सोचो, वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम जो भी रहेगा उसका वॉल्यूम भी वही रहेगा। तो ऐसे समझ लो A1 इंटू एल इक्वल्स टू क्या आएगा? A2 इंटू 2L। तो A1 और A2 में रिलेशन आ गया ना, A1 A2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 2L/L, मतलब A1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रिलेशन का यूज करेंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला। पहला का रेजिस्टेंस क्या था? R1 रो L बाई एरिया, रो L बाई एरिया था, L1 था और रो L बाई एरिया लिख देते हैं A1। ठीक है, अब R2 क्या हो जाएगा? तो रो है, रो तो चेंज नहीं किया, लेंथ 2L हो गया, एरिया A1 की जगह पे A2 हो गया। अब हम देखते हैं क्या हो गया, फाइनली देखते हैं, चेक करते हैं। तो R2/R1 डिवाइड कर देते, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को डिवाइड दे दो। R2/R1 जैसे करेंगे तो R2 कितना है? रो 2L/A2 डिवाइड रो L/A1, कैंसिल करो, रो L कट गया, आया कितना जरा देखो तो 2/A2 इंटू A1, मतलब 2A1 का वैल्यू कितना है? 2A2/A2, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। R2/R1 जो है, तो R2 जो है वो पहले वाले से कितना गुना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो R2 जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना मेहनत करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बना पाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल आता है अगर लेंथ डबल हुआ है, जैसे समझो अगर लेंथ डबल हुआ है और वॉल्यूम को सेम रखना है, तो एरिया अगर पहले वाले का A था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का एरिया आधा हो जाएगा। बस ऐसे सोच लेना। अगर जिस भी फैक्टर से बढ़ेगा, लेंथ मान लो डबल हुआ, लेंथ डबल हो गया तो एरिया उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट रखना है। अब एक फॉर्मूला इससे ड्राइव होता है, जैसे देखते हैं क्या, जैसे वो देखते हैं क्या है, जरा देखते समझते हैं यहाँ तक। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी एक चीज़ को डायरेक्टली समझेंगे, एक रिजल्ट लाएंगे, उसको भी डायरेक्ट समझते हैं। अगर हम तुझसे पूछें, मेथड 1 समझते हैं, फिलहाल के लिए मेथड 1 ही समझते हैं। मान लो कि अगर हम बोले लेंथ L था और L से बढ़ा के हम कर दिए, उसमें हम ऐसा कर दिए कि उसको 5L कर दिए। ठीक, मान लो 5 गुना बढ़ा दिए, तो अगर एरिया A है तो अगली बार एरिया हो जाएगा A/5। जिस फैक्टर से बढ़ेगा लेंथ, उस फैक्टर से घट जाएगा कौन? एरिया। क्यों घटेगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इससे बना सकते हैं। तो हमको पता है, क्योंकि अब हमको पता है तो इसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, रो L बाई एरिया होता है। तो कितना है? रो तो रो है, A कितना है? 5L हो गया, और एरिया कितना है? A/5 हो गया। तो कितना आ गया? रो L बाई एरिया, अब 5 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 रो L बाई एरिया, तो ये 25 रो L बाई एरिया किसका था? रेजिस्टेंस इसी का था, रो L बाई एरिया। तो 25 R हो गया। तो डायरेक्ट एक मेथड तो ये है कि जो R2 होगा फाइनल वो 25 गुना हो जाएगा। तो सीधा ये फैक्टर याद रखेंगे। नहीं तो एक फैक्टर और है, मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 तो बहुत आसान है, उसको जरा और अच्छे समझते हैं। हमको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो L बाई एरिया, रो L बाई एरिया। अब इस फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई एरिया होता है। ठीक है, हम अगर दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे, रो L इंटू L, L का स्क्वायर, A इंटू L वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंटू लेंथ। पता है ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू एच। पाई r स्क्वायर क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच। एच क्या है यहाँ पे? बेसिकली लेंथ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, सिलेंडर का A इंटू L होता है। ठीक है, अब देखो रो भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ डिफॉर्मेशन से, तो रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? तो L के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इसको याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर
एरिया के बारे में कुछ नहीं पता तो रेजिस्टेंस पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कितना बोले डबल कर दिए ना, देखो यहाँ पे डबल किए तो डबल मतलब 2 गुना बढ़ाएं तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 हो जाएगा। अगर 3 गुना बढ़ाते हैं तो 9 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ाते हैं तो 16 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ाते हैं तो 100 गुना बढ़ जाता है। मतलब सीधा एक रिजल्ट याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बताएं रेजिस्टेंस कितना फैक्टर से बढ़ेगा तो इस फैक्टर से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे 2 फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। ठीक है, देखना। अब एक चीज समझते हैं इसमें, अब एक चीज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि अब आगे कैसे क्या करना है। देखो अभी हम पढ़े क्या, अगर लेंथ बढ़ेगा तो चलो ठीक है, रो एल बाई एरिया था, एल से एल मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे तो हो गया कितना रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस पता चला किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एल के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस बराबर था रो एल बाई एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये लेंथ बढ़ाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ डायरेक्टली लेंथ का रिलेशन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, लेंथ का कांस्टेंट आ जाएगा। पर अगर एरिया के बारे में अगर चर्चा कर देगा, कहा क्या कि पहले एक वायर था, एक इस तरह का वायर है, इसका एरिया ए है, अब इसका एरिया को बढ़ा के हम डबल कर दिए। अब इसके एरिया को बढ़ा के हम लेंथ के बारे में नहीं जानते, लेंथ एल है, इसका एल क्या है वो हमको नहीं पता, पर एरिया बता दिया कि डबल हो गया है। तब क्या करोगे, तब एक चीज क्या है कि क्योंकि एरिया बदल रहा है पर लेंथ भी बदल रहा है, एरिया बढ़ाओगे तो लेंथ भी बढ़ेगा ना भाई, कुछ कम जाएगा। तो अब बात आता है क्या कि इसको कैसे बनाएंगे। तो एक टर्म हमको पता है रेजिस्टेंस रो एल बाई एरिया होता है, वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा। तो तुम सोचो ना, ऐसा कोई फैक्टर सोचो जिसमें एरिया रह जाए पर लेंथ हट जाए, तो लेंथ में क्या मल्टीप्लाई करेगी, वॉल्यूम बन जाता है। बताओ, एरिया मल्टीप्लाई करने पे तो लेंथ इंटू एरिया हमको पता है ना, लेंथ इंटू एरिया करेंगे ऊपर नीचे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, रो लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस बराबर एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, रो भी बाई ए स्क्वायर, रो भी बाई ए स्क्वायर। अब एक बात समझ, रो भी कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट, ए नहीं कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एरिया के स्क्वायर के। रेजिस्टेंस किस पे इनवर्सली हो जाएगा, एरिया के स्क्वायर के। अब इस 2 फैक्ट्स को याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं कि अगर हम बताएं कि अगर एरिया दुगना हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसके स्क्वायर टाइम से घट जाएगा। जैसे डबल किए तो 4 गुना से घटेगा, मतलब अगर पहले आर था तो अब कितना हो जाएगा, आर बाई दुगना का स्क्वायर घटा है तो ये आर बाई क्या हो जाएगा 4। क्या रेजिस्टेंस समझ, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को। कि अब एक बात समझते हैं हम लोग क्या, कि अगर ऑन एन एवरेज अगर पूछा जाए लेंथ पे, तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर के। अगर एरिया पे पूछा जाए तो एरिया के स्क्वायर पे। दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला बनाने में बहुत काम आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है वो समझते हैं। देखो कभी बोलेगा कि एरिया को, मान लो कोई वायर है, उस एरिया को हम 5 गुना से बढ़ा दिए। कितना गुना से बढ़ा दिए, 5 गुना से बढ़ा। तो रेजिस्टेंस जेन्युइन बात है, बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम जाएगा, क्योंकि भाई बड़ा एरिया हो रहा है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो कितना गुना से घट जाएगा, तो सीधा स्क्वायर टाइम से घटता है, बढ़ता भी है तो स्क्वायर टाइम से, घटता भी है तो उस स्क्वायर टाइम से घटता है। ठीक है, तो 25 गुना से घट जाएगा, R/25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो हम लोग की क्लास में हम आज तुमको बताएं रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस बेसिकली किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे कैसे किस तरह से डिपेंड करता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक, हम उसको समझा रहे थे, तो ध्यान देना। इसमें हम अगर समराइज करें कि अगर क्या चीज़ काम का है, मतलब कौन कौन सा पोर्शन में गारंटीड होता है कि सवाल आएगा, जैसे कि क्या क्या पढ़े हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाक से, देखते हैं। पहला सवाल आता है कि अगर हम तुमसे पूछें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो एक क्वेश्चन तो ये आता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के बेस पे। ये फॉर्मूला क्या आता है जरा देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो एल बाई एरिया। क्वेश्चन ये आता है शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में क्या क्वेश्चन आता है वो समझते हैं। क्या दे देगा तुमको, बोलेगा क्या क्वेश्चन क्या आता है, जैसे समझा देते हैं। एक क्वेश्चन चलो देखते हैं। कहेंगे क्या कि क्या है क्वेश्चन, जरा समझते हैं। ये सीबीएसई में आता है, ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में गारंटीड है आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से समझते हैं इसको। कहते हैं क्या कि लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and diameter of cross sectional is 10 millimeter. Then find the resistivity of the wire. ठीक है, ये सवाल पूछता है, ये पूछता है मतलब पूछता है। ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो अब एक बात समझते हैं, कितना मीटर का वायर है,
1 मीटर वायर है। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। अब एक बात समझते चलते हैं, देखते हैं जो चीज़ गिवन दिया हुआ वो लिख लेते हैं, देखते हैं। देखो गिवन क्या दिया हुआ जरा देखते हैं। कोई वायर होगा, पहले फिगर बना लेते हैं कि एक वायर होगा, ठीक है, इस तरह का कोई वायर है, कोई वायर है, ठीक है। इसका लेंथ कितना दिया बच्चा 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया। क्रॉस सेक्शनल का डायमीटर कितना दिया हुआ, डायमीटर, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर। रेडियस हो जाएगा जो भी है, कितना मीटर है 10 mm है, तो 5 mm हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है वायर का, सवाल में देखो तो 10 ओम दिया हुआ है। अब एक चीज़ लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, और रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस को छोटा आर से लिख रहे हैं, वो है 5 mm। अच्छा mm में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे एसआई में, सबको एसआई में रखेंगे, तो एसआई में रखेंगे तो मीटर, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई एरिया, लिखाना है रो, बोला हुआ रेजिस्टिविटी, तो रो क्या होगा बच्चा, रो बराबर रेजिस्टेंस इंटू एरिया बटा लेंथ। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो अभी पढ़े हम लोग, ये फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बटा लेंथ। अब एक चीज लिखते हैं, रेजिस्टेंस कितना यूनिट का 10 ओम, यूनिट लिख रहे डायरेक्ट 10, एरिया नहीं पता, एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 5 इंटू 10⁻³ पे होल पावर 2, पुट कर लो, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू 5, एक मिनट, इंटू 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बटा लेंथ कितना है 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 10 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁶। पहले क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म कर लेते हैं, जो भी है गुना करने लायक गुना कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब जो गुना हो सकता है कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, उड़ा देते हैं 2 बार में, 4 बार में कट जाएगा, 7 28 3 और 8 32 2.5, तो 78.5 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर, यूनिट तो ओम मीटर आएगा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ऐसे करके आता है। तो आज के क्लास में हम लोग का ये पॉइंट हो गया समाप्त। इसी तरह का 3 सवाल आता है। अब हम समराइज कर देते हैं ओवरऑल क्या पढ़े। पहले हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक वायर का प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा करंट को रोकेगा, ठीक है, करंट को रोकेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, रोएल बाई एरिया। लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। एक तरह का फैक्टर है जो कि हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। याद रखना रेजिस्टिविटी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ के। अब होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। और हम लोग कुछ क्वेश्चन किए किस फैक्टर पे क्या होता है, लेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, एरिया बढ़ाने पे क्या होता है, कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आता है सीबीएसई में ये कर लिए। तो रेजिस्टेंस का टॉपिक हो गया खत्म। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाकी बाय बाय, थैंक यू।